नमस्ते दोस्तों, लर्न एंड सक्सीड विद मोहित मिश्रा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आज इंडियन जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं कि हम आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मेन फ़ोकस इस बारे में नहीं है कि मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स को बहुत डिटेल में जाके समझाऊँ, बल्कि मेरा यह वीडियो मुख्यतः जजेस एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड लॉयर्स के बारे में है, जिनको ये समझना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटा-मोटी क्या डिफरेंस है और कोर्ट के अंदर जिस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। तो बाकी समय व्यर्थ न करते हुए मैं पहले सीधे-सीधे आपको काम की बात बताना चाहूँगा ताकि आपका समय जो कि बहुत ही कीमती है बच सके। वो ये कि जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इकलौता डिफरेंस जो दोनों में मैंने पाया, जो सब्सटेंशियल है, जो कोर्ट के प्रोसीजर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस को एडमिसिबल किस हद तक बनाया जाए, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है और सेकेंडरी एविडेंसेस और प्राइमरी एविडेंसेस की डेफिनेशन को डिजिटल एविडेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग को अकम्पनी करने के लिए, उसको एडमिसिबल बनाने के लिए आसान किया गया है, स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो सिवाय इस बात के कि जितने हम लोगों ने सेक्शंस याद किए थे और नई ड्राफ्टिंग में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, जैसे सेक्शन 27 हो गया, 25 हो गया, इन सारे सेक्शंस को सेम रखा जा सकता था ताकि लोगों को नए सेक्शंस के नंबर को याद ना करना पड़े। उसके बावजूद सिवाय इस बात के कि लोगों को नए सेक्शन के नंबर्स याद करना पड़ेंगे, मोटा-मोटी जितने भी कांसेप्ट्स, जितने भी जजमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, सिवाय डिजिटल एविडेंसेस को, प्राइमरी एविडेंसेस को, सेकेंडरी एविडेंसेस को छोड़कर सारी की सारी वैसी की वैसी लागू हैं, सारे कांसेप्ट डेट टू सेम हैं। तो अगर अब आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जाकर आप सीधे इंडियन एविडेंस एक्ट की जो भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड कॉपी है उसको देख सकते हैं और देखने के बाद में आप बेसिकली उसके अंदर इन पोर्शंस को पढ़ के अपना समय बचा सकते हैं। पर अगर आप इस बात को और डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस-किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम डिजिटल एविडेंसेस को और प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस में क्या डिफरेंस आया है उसको देखेंगे। बट उससे पहले चलिए एक बार हम नजर मारते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ऊपर, क्योंकि मैंने ग्रीन और येलो करके रखे हैं उन पोर्शंस को जिनको भारत सरकार ने ऐड किया है मेन पीडीएफ के अंदर। तो चलिए देर न करते हुए हम उनके ऊपर नजर मारते हैं। तो ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये है। अब चलिए देखना शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि जहां-जहां पर अधिनियम है वहां-वहां पर हर जगह एक्ट वर्ड यूज कर दिया गया है। एक छोटा-सा परिवर्तन किया गया है और अदरवाइज़ रिकॉर्डेड जोड़ दिया गया है, मतलब कि अ, और दूसरी बात बाय एनी अदर मीन्स वर्ड यूज़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। मॉडर्न साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। 1872 में जो विज्ञान था, आज उससे विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक कोड के अंदर जो है डाल सकते हैं और वो क्या जो जेनेटिक कोड के अंदर डाला गया इन्फॉर्मेशन है, क्या उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस को पुराना एक्ट इंटरप्रेट करने में पुराना एक्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस को इंटरप्रेट नहीं कर सकता था, परंतु जो नया एक्ट है उसके अंदर इन सभी प्रकार की संभावनाओं को केटर करने के लिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद क्लियरली डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद एविडेंसेस के अंदर पहले क्या हम कोर्ट के अंदर डिजिटल एविडेंसेस या वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, इसके ऊपर बात थी, पर अब इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। अब आपन कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की परिभाषा के अंदर ही डिजिटल रिकॉर्ड्स को जोड़ दिया गया है। तो जैसा मैंने बताया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस को एविडेंस के अंदर लाने के लिए ही सारे महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले सीआरपीसी और बाकी चीज़ें लिखी हुई थी, अब यहाँ पर भारतीय जो है न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इत्यादि लिख दिया गया है। बाकी मोटा-मोटी जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे पर्सन था वहाँ पर मैन लिख दिया, जहाँ पर वकील था वहाँ पर एडवोकेट लिख दिया, जहाँ पर रेविस्ट था वहाँ पर रेप लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद में मोटा-मोटी सब कुछ है। जहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। जहाँ बॉम्बे था, वहाँ मुंबई लिख दिया। जहाँ कलकत्ता था, वहाँ कोलकाता लिख दिया। जहाँ काबुल था, वहाँ सिंगापुर लिख दिया। ठीक है? तो इन इन चेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे ना तो लॉ की प्रैक्टिस, ना लॉ के इंटरप्रिटेशन पर कोई फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जहाँ करेंसी था, वहाँ कॉइन लिख दिया। जहाँ कैरिश था, वहाँ पे कार लिख दिया। ठीक है? जहाँ रूपी था, वहाँ करेंसी लिख दिया। सो ये इस प्रकार के मोटा-मोटी चेंजेस हैं। अब जैसे कुछ-कुछ चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया गया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड कर दिया है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि जो हेडिंग होती है वो अंदर के कंटेंट के केवल इंटरप्रिटेशन के काम में आती है, अंदर के कंटेंट को प्रभावित नहीं करती। अंदर का कंटेंट एकदम डिट्टो सेम है। पुरानी अंग्रेज़ी में विल्स लिखा जाता था, आजकल विल्स कोई नहीं बोलता। तो कविताओं में कोई बोले, आजकल कविताओं में भी लोग विल्स का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर वाई लिख दिया। तो अब एक चीज़ जो है, ये ऐड करी गई है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ ऐड करी गई है कि जिसके अंदर बेसिकली ये बोल रहा है कि अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन, मतलब कि बेसिकली जॉइंट ट्रायल आप किसको कहोगे? क्या उस चीज़ को भी आप जॉइंट ट्रायल कहोगे जिसमें एक अक्यूज़्ड भागा हुआ है और फरार है, और जो सेक्शन 84 के प्रोक्लेमेशन के बाद भी वापस नहीं आया? तो पहले इस पर डाउट था, अब इसको क्लियर करते हुए यहाँ पे कह दिया गया कि हाँ, हम इसको भी जॉइंट ट्रायल कहेंगे। नेमली वर्ड यूज़ कर दिया, बनिया पहले लिखा हुआ था, उसको बिज़नेस कर दिया। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ कितने पूर्वाग्रहों से भरे थे हमारे बारे में, और जात जितनी हमने अपने अंदर नहीं देखी, उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर जात देखी थी। उसके बाद एंड दैट की जगह एंड लिख दिया, थोड़ी बहुत जो है लैंग्वेज आज के हिसाब से मॉडर्न बना दी गई है। फिर वापस पुराना जो एक्ट था उसमें प्रोविंशियल एक्ट, मुंबई एक्ट, इस प्रकार के एक्ट थे जिनका अब अस्तित्व ही नहीं है, तो उनको परिवर्तित करने के लिए वो डाल दिया। अब देखिए वापस सेक्शन 32 में अगर आप देखेंगे कि क्या कोई ओपिनियन किसी लॉ बुक में है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म, इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। तो बेसिकली ये कह रहे हैं, चूंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पब्लिशिंग गैजेट्स और बाकी चीजें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में ही प्रिंट होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ओपिनियन है और वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में पब्लिश भी किसी जगह पर है, तो वो भी हमारा जो है रेलिवेंट होगा। तो ट्रिब्यूनल जो है पहले वर्ड नहीं था, अब उसको ऐड कर दिया यहाँ पे। मैं एक बार आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको इस बात पर यकीन हो जाए कि जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं किए गए हैं। इसमें सेक्शन नंबर्स बदल गए हैं, पर वो जो मेन सेक्शन था उसके कंपैरेटिव जो पुराना सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में था, उसके अंदर अगर किसी वर्ड का या किसी सब्सटैंशियल लीगल प्रोविजन का चेंज हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद हैंडराइटिंग के साथ वर्ड सिग्नेचर टाइटल में ऐड कर दिया गया है। ये वैसे पहले ही उसमें था, बट अभी ऐड कर दिया गया है। ये सेक्शन 52 उन चीज़ों के बारे में बताता है, जिन चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें अब इसने इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन वर्ड जो है यूज़ कर दिया है। वो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, इनफैक्ट इट वाज़ अ मच वांटेड चेंज। यहाँ पर पहले और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था, उसको हटा दिया है। उसको हटाने के पीछे रीज़न ही क्या है कि अब तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को शामिल कर दिया। तो इट वाज़ नो लॉन्गर फेल्ट नेसेसरी दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स शुड बी डेल्ट सेपरेटली। ऑल्सो की जगह फर्दर लिख दिया। अब यहाँ पे प्राइमरी एविडेंसेस में ये 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट इसको मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा कि इसका मेन फ़र्क क्या पड़ता है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी सरसरी निगाह से चीज़ों को देखना। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस में ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं, इसको भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। एक बहुत ही एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऐड कर दी है कि इस अधिनियम के अंदर
अपेरेंटली अब से हम लोग सारे एक्ट्स को अधिनियम कह रहे हैं और अधिनियम को हमने इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड बना दिया है। तो वो ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अंदर कहीं पर कोई भी बात यह नहीं मानी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी प्रकार से एडमिसिबल नहीं है। मतलब कि इस अधिनियम के किसी भी सेक्शन के किसी भी अन्य पॉसिबल इंटरप्रिटेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा एडमिसिबल है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी पर फिर से उन्होंने मैग्नेटिक मीडिया, सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्डेड वो ये सारी की सारी बातों को बताया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर चल रहा है। थैंकफुली इस सेक्शन को इतना ऑसम तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर ये सारी कंडीशंस जो भविष्य में आ सकती हैं वो इंक्लूडेड है। पर्सन्स ऑक्यूपाइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफिस पोजीशन की जगह पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मैनेजमेंट ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज लिख दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कई बार क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो खुद उस चीज़ को डील नहीं कर रहे होते हैं और उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता है जो उस कंप्यूटर का इंचार्ज होता है। तो इसको ज़्यादा बाद में एडवोकेट, अटॉर्नी एंड प्लीडर की जगह एडवोकेट और रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया। पहले यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट ही नहीं था तो यूनियन टेरिटरी वर्ड जोड़ दिया। मिनिस्ट्रीज वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि 1872 में भारत आज़ाद तो था नहीं तो मिनिस्ट्रीज का कंसेप्ट ही नहीं था। उसके बाद में प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन, गवर्नर, ये सारी बातें ऐड कर दी इसमें। लंदन गैजेट वैजेट हटा दिया, उसकी जगह ऑफिशियल गैजेट रख दिया। तो एक ये एक्सप्लेनेशन जोड़ा है कि आखिर किस रिकॉर्ड को आप प्रॉपर कस्टडी कहोगे। इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रॉपर कस्टडी तब मानी जाएगी जब कोई रिकॉर्ड वहां पर था जहां उसे रहना चाहिए था, और कोई भी कस्टडी सिर्फ इसलिए इम्प्रॉपर नहीं कही जा सकती कि उसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, जब उस कस्टडी का होना उस केस के सर्कमस्टेंसेस में प्रोबेबल है। जैसे एक आदमी ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड करा, पर उसने अपना जो डाटा है वो अपने दोस्त के टैबलेट में रिकॉर्ड किया, और जो दोस्त का टैबलेट था वो उसके रूम में, अपने दोस्त के साथ में रूम में रहता था। दोस्त को नहीं मालूम कि उसके टैबलेट पर यह पूरा का पूरा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब उस एविडेंस को, उस आईपैड को प्रोड्यूस किया गया टैबलेट को, तो कोर्ट में हमारे अक्यूज ने प्ली ले ली, बोली कि भाई ये तो सही नहीं है क्योंकि ये मेरी कस्टडी में था नहीं। पर चूंकि इस समय यह आईपैड उसकी कस्टडी में होना प्रोबेबल था, इसीलिए ये कस्टडी प्रॉपर कस्टडी कही जाएगी। सेम चीज यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में कही गई है। डिजिटल सिग्नेचर को ये बोला गया है कि अगर किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है तो ये माना जाएगा कि ये दोनों पार्टीज के द्वारा कंक्लूड किया गया था एग्रीमेंट। हर मेजेस्टीज डोमिनियन वर्ड को हटा दिया, अच्छा वो हटा दिया। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 80 शैल ऑल्सो अप्लाई टू दिस सेक्शन। तो सेक्शन 80 का एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली कस्टडी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो 30 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 से ज़्यादा हो है तो ये माना जा सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को जिसने भी साइन किया, जब भी साइन किया तो उसको उसने सही तरीके से साइन किया और उसी व्यक्ति ने साइन किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि कई बार बहुत पुराने मैटर आते हैं और लोग बोलते हैं कि ये तो उन्होंने साइन ही नहीं किया था, ये तो उनसे धोखा दे के साइन करवा दिया था। तो कोर्ट इस मैटर में प्रिजम्पशन कर सकता है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में वो जो समय है उसको घटाकर केवल 5 साल कर दिया गया है। मतलब कि अगर 5 साल से पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आता है और उस कस्टडी से आता है जो कस्टडी प्रॉपर मानी जा सकती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी अगर व्यक्ति का है तो उसी व्यक्ति ने वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाया होगा। उसके बाद ओरल एग्रीमेंट को हटा दिया। फिर उसके बाद कैलकाटा एंड लंदन की जगह कोलकाता एंड विशाखापट्टनम लिख दिया। पहले के समय अपेरेंटली उस समय घोड़े 1000 और 1500 रुपए में आते थे, तो उनको लाख और 1.5 लाख रुपए का कर दिया। फिर कलकत्ता की जगह कोलकाता लिख दिया। प्रोविंशियल की जगह रीजनल, क्योंकि पहले प्रोविंसेस होती थी। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब, उसके बाद में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लिख दिया, विच वाज अटॉर्नी की जगह एडवोकेट लिख दिया। फिर वही सेम एक्ट्स का नाम बदल दिया। ये वर्ड यूज किया है, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच रेंट सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी
be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession or any time thereafter. मतलब कि कोई अगर टेनेंट था तो ये नहीं क्लेम कर सकता कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसका उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टाइटल नहीं था। ल्यूनेटिक वर्ड की जगह पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वर्ड यूज कर दिया गया है। फिर से वही एम्प्लॉयमेंट की जगह सर्विस, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मेयरली बिकॉज की जगह इफ। तो कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं किया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है कि जिस दिन ये एक्ट फोर्स में आएगा उससे पहले के सभी मैटर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के हिसाब से ही डील किए जाते रहेंगे, क्योंकि आप सबको पता है एक्स पोस्ट फैक्टो आप किसी को नए क्रिमिनल लॉ में ट्राई नहीं कर सकते। तो ये था मोटा मोटी कौन से चेंजेस किए गए हैं। अब हम स्पेसिफिक जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं और उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट की परिभाषा है वो ही पूरी बदल दी गई है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स इत्यादि इत्यादि ये सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कर दिए गए हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कोर्ट के सामने परमिट कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है। उसके बाद प्राइमरी एविडेंसेस में आप अगर देखेंगे कि दो एक्सप्लेनेशंस और ऐड की गई हैं। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज ऑकर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच सच फाइल इज प्राइमरी एविडेंस। वेरी फेयर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनता है जैसे कि मेन सर्वर पे, उसके बाद क्लाउड में भी स्टोर होता है। तो जितनी भी जगहों पे स्टोर हो रहा है हर एक स्टोरेज अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि स्टोरेज सेम टाइम पे हो रही है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है स्टोरेज का सेम टाइम पे होना। कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी प्रॉपर कस्टडी, तो सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। दूसरा बड़ी अच्छी बात करी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड किसी प्रॉपर कस्टडी से लेकर आया गया है, मतलब जिस व्यक्ति के पास होना था उसी व्यक्ति के पास से लाया गया है, तो ये अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है जब तक इसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट मान के चलेगी कि ये प्राइमरी एविडेंस है। अगर एक वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं ट्रांसमिट भी हो रही है और स्टोर भी हो रही है, तो ये जो दोनों ट्रांसमिशन में जो स्टोरेज हुआ और लोकल जो स्टोरेज हुआ, ये दोनों के दोनों स्टोरेज प्राइमरी एविडेंसेस माने जाएंगे। तो बेसिकली वही है। अब सेकेंडरी एविडेंसेस के अंदर फिर से कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 6, 7 और 8 3 पॉइंट ऐड किए गए हैं। तो कौन कौन से 3 पॉइंट है? ओरल एडमिशंस, मतलब कि अब ओरल एडमिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ पा रहा तो उसके बारे में अगर कोई ओरली एडमिट करता है, या रिटन एडमिशंस, अपने बारे में कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी कोई व्यक्ति मान रहा है रिटन में, और एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट, जिसके ओरिजिनल में न्यूमरस अकाउंट्स हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कन्वीनियंटली कोई और व्यक्ति एग्जामिन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज अकाउंटिंग फाइल्स हैं जिसका सम टोटल करके कोई एक्सपर्ट उसको पूरा का पूरा एनालिसिस करके ये बताता है कि यह मतलब निकल रहा है इसका। तो ये जो मतलब निकल रहा है वो क्या हो गया? सेकेंडरी एविडेंस हो गया। मैं आपको इसमें जो हमारा ओरिजिनली आपको जैसा कि पता है कि यूजुअली प्राइमरी एविडेंसेस ही होने चाहिए एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। इसे देखिए, ये नया एक्ट है, ये पुराना एक्ट है। पुराने एक्ट के सेक्शन 65 में क्लियर कट लिखा था कि जहां पर ओरिजिनल में न्यूमरस अकाउंट्स हैं विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली एग्जामिन इन कोर्ट एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ होल कलेक्शन। और लिखा था एविडेंस में बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट।
पर सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में ये चीज नहीं लिखी थी, केवल ओरल अकाउंट लिखा था। तो अब यहां पर क्या किया है कि नए एक्ट में सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में इस इनकंसिस्टेंसी को दूर कर दिया गया है और इसको ऐड कर दिया गया है। दूसरा, ओरल एंड रिटन एडमिशंस को मान लिया गया है। अब हम इसके बाद सेक्शन 61 जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड है उसके ऊपर आते हैं और थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेक्शन 61 कह रहा था कि एडमिसिबिलिटी शैल नॉट बी डिनाइड। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस को थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं। सेक्शन 61 जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो ये कह रहा है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एन एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल नॉट बी डिनाइड। ओके, उसके बाद सेक्शन 62 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63। सेक्शन 63 के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्रूव कोर्ट में किया जा सकता है कि ये वैलिड है, उनको एडमिसिबल बनाया जा सकता है। अब सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस अधिनियम, एनी इंफॉर्मेशन contained in an electronic record which is printed on paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media or semiconductor memory, which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form, hereinafter referred to as the computer output, hereinafter referred to as the computer output, shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in these sections are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceeding without further proof or production of the original as evidence or any contents of the original or of any facts stated therein of which direct evidence would be admissible। तो ये कह रहे हैं कि इस अधिनियम में कुछ भी भले लिखा हो, पर अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो और कंप्यूटर है, अगर वो इस सेक्शंस की कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ये माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट और वो अपने अंदर के कंटेंट्स का वैलिड प्रूफ है और उसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी ओरिजिनल को लाने के लिए कोर्ट इंसिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशंस बताई जा रही हैं। तो पहला कि उस कंप्यूटर का आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा उस समय प्रोड्यूस किया गया था जब वो कंप्यूटर रेगुलरली किसी एक्टिविटी को क्रिएट, स्टोर या प्रोसेस इंफॉर्मेशन को करने के लिए किया जाता था और उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता था जिसके पास में लॉफुल कंट्रोल था उस कंप्यूटर को यूज करने का। उस पीरियड में इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेंट थी वो रेगुलरली फेड होती थी कंप्यूटर में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेट एक्टिविटीज के दौरान और उसके उस पीरियड में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस आमतौर पे ठीक ठाक तरीके से काम कर रही थी और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं थी। इंफॉर्मेशन contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer। अब इस पीरियड के दौरान रेगुलरली परफॉर्म बाय मींस ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये इंफॉर्मेशन जो है इसको फेड किया जाता था या तो अकेले या सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरमीडियरी के माध्यम से। और इन दो कंडीशंस के प्रूव होने पर कि मतलब कि मतलब कंप्यूटर को अपनी लॉफुल कस्टडी में था, उस व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता था जिसे उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालना है और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाली जाती थी और कंप्यूटर मोटा मोटी ठीक ठाक काम करता था, तो हम उस कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी प्रोसीडिंग में हमको इंफॉर्मेशन देना है, एक सर्टिफिकेट हमको देना पड़ेगा इन तीन चीजों को कहता हुआ, जो कि सेक्शन 4 में लिखा है। ओके, तो समहाउ बीच में थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे हो गया, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि हम बता रहे थे और वैसे ही सिमिलरली
इसमें ये बोला जा रहा है कि उस केस में आप उसका एविडेंस दे सकते हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट बना दिया गया है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया है और ये बोल दिया गया है कि वो एडमिसिबल होंगे और उनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उनको उस केस में प्रोड्यूस किया जा सकता है जब उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर रखा गया है, डिवाइस प्रॉपर हो। मतलब बेसिकली ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर इसको परपर्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति की उस समय डॉक्यूमेंट कस्टडी में था या उसके किसी एजेंट की कस्टडी में था और वो रिकॉर्ड उस व्यक्ति से रिलेटेड हैं। अगर इन चीज़ों को हम लोगों ने प्रूव कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि बाद में उस कंप्यूटर में किसी प्रकार की हेरा-फेरी नहीं की गई है, तो हम मोटा-मोटी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मान सकते हैं और कोर्ट में उनको प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा ये सेशन यहीं तक था। अच्छी बात ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया है कि जो हमारे इसे अल्ट्रा वायर्स बनाए या जो बहुत बड़ा परिवर्तन करे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम वास्तविकता में इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बेटर रूप है, जिसमें बहुत सारी कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया है। कुछ मज़ेदार बातें भी की गई जैसे एक्ट को हर जगह अधिनियम कहना मुझे उसका अर्थ अब तक समझ में नहीं आया। मोटा-मोटी सेक्शंस के नंबर्स को चेंज करने से पूरे देश के लाखों लाख वकीलों और जजेस और उनके मुंशियों की मेहनत बढ़ गई है। बट उसके अलावा जो ये डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाया गया है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल डिजिटली ही अधिक से अधिक चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव चेंज है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन स्टडिंग। जल्द ही मैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में भी वीडियो लेके आपके पास में आऊँगा। तब तक के लिए बाय-बाय।